आज का फिलिक्स टॉक्स कुछ स्पेशल है क्योंकि आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड ब्रेन डे के नाम से मनाते हैं। वाई ब्रेन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। अगर ब्रेन हेल्थ अच्छा नहीं है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो लाइफ को महसूस नहीं कर पाएगा। सो एक्चुअली लाइफ इज इक्वल टू ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ है कुछ हम कर सकते हैं कि वाई टाइम इज ब्रेन, जो कि हम लोग बोलते हैं। जी। ब्रेन का जो स्ट्रोक है, इट इज नथिंग बट ब्रेन अटैक। जैसे हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक इज ब्रेन अटैक। बट हार्ट अटैक को वो लोग जितना इंपॉर्टेंस देते हैं नॉर्मल सोसाइटी में, ब्रेन अटैक को नहीं देते हैं। शायद हार्ट अटैक की वजह से शायद मे बी हाफ एन आवर 1 आवर में पेशेंट माइट डाई। ब्रेन अटैक एक बार आ गए, पेशेंट मरेगा नहीं, एट द सेम टाइम ही कैन नॉट लिव आल्सो। कैन स्ट्रोक बी प्रिवेंटेड? रोका जा सकता है स्ट्रोक को? Obviously, like heart disease, brain disease like brain stroke can be prevented up to 80% केसेस में। जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मोस्ट कॉमन स्मोकिंग है, टोबैको इन एनी फॉर्म, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है ना, डाइट प्रॉब्लम, जो लोग ज़्यादा ओबेस है ना, ओवर ईटिंग करते हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, सो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स। बताइए, नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में क्या अंतर? There is no normal headache. मैं भी ऐसे सोचता था when I was not in neurology। 300 से ज़्यादा वेराइटीज ऑफ हेडेक्स है। वो 300 वेराइटीज में कहीं पे भी नॉर्मल हेडेक नहीं है। एक बात, कौन से हेडेक है जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, तुरंत हमें उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए? बुखार के साथ हेडेक, दौरा के साथ हेडेक, ये सारे चीज नेग्लेक्ट नहीं करना है। Hello everyone, I am Dr. शिशेर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में। आपका आज फिलिक्स टॉक्स में स्वागत करता हूं। आज का फिलिक्स टॉक्स कुछ स्पेशल है क्योंकि आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड ब्रेन डे के नाम से मनाते हैं, इसीलिए आज आप फिलिक्स टॉक्स का होस्ट मैं खुद न्यूरोलॉजिस्ट होके कर रहा हूं। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में है डॉक्टर श्रीनिवास, जो कि हमारे यहाँ सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फिलिक्स हॉस्पिटल में है। एंड आज हम दोनों कुछ ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे और शायद इन बातों से आपको कुछ जानकारी भी मिले। हाँ, तो डॉक्टर श्रीनिवास, वेलकम। थैंक यू। तो पहला सवाल आपके लिए, बहुत अच्छा लगा एक तो आप आए, हम लोग दो न्यूरोलॉजिस्ट मिलके बात कर रहे हैं। Yeah, it's a great privilege for me also to meet another neurologist. यूजुअली बहुत हम बिजी रहते हैं ड्यूटीज में, कभी मिलना मुश्किल हो जाता है। इस पॉडकास्ट के दौरान हम दोनों ऐसा मिलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स टॉक। ओके, तो आज पहला सवाल आपके लिए। अच्छा, व्हाई डिड यू चूज न्यूरोलॉजी एज ए सब्जेक्ट? या बेसिकली आई वांटेड टू बिकम ए कंप्लीट फिजिशियन। पहले आई डोंट नो कि डॉक्टर मतलब ओनली एमबीबीएस ही है, मैं ऐसे सोच रहा था, बिकॉज आई केम फ्रॉम ए लिटिल स्मॉल विलेज। बट उसके बाद पता चला एमबीबीएस के बाद इतना सारा ब्रांचेस होता है और हमको इतना सारा डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ता है। So first after MBBS, I chose to become general physician, and after that, I did SRship in almost all branches. So जब कार्डियोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में, एंडोक्रिनोलॉजी, रूमेटोलॉजी, देन कार्डियोलॉजी, इंटेंसिव केयर, ये सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये सारे चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं। सो अभी इतना ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी आया है, तो उसमें डायग्नोसिस कहीं ना कहीं बन ही जाता है। बट न्यूरोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, और कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस आने के बावजूद एक मेरे हिसाब से एक सिंगल सब्जेक्ट है, उसमें डॉक्टर का हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट डॉक्टर का सस्पिशन इम्पोर्टेंट है। आफ्टर हिस्ट्री टेकिंग, बात करने के बाद, पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, तभी हम अदर इन्वेस्टिगेशंस का सपोर्ट लेते हैं टू मेक डायग्नोसिस। विदाउट डॉक्टर कई बार डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है न्यूरोलॉजी में। एंड दिस ब्रेन पार्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक ही बीमारी डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती हैं। इट इज़ लाइक ए क्विज, लाइक ए पजल। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और चैलेंजिंग भी है। बट स्टिल एज ए फिजिशियन, आई यूज टू एंजॉय न्यूरोलॉजिकल केसेस। दैट इज हाउ आई came to neurology. Though I know all the departments, I know I have worked in all the departments,
बट न्यूरोलॉजी एक स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर मी इन माय पीजी डेज। सो धीरे धीरे से हमारा टीचर्स को देख के मुझे न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट आया था। आई होप न्यूरोलॉजी आपको भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, आपका क्या इंटरेस्ट था? बिल्कुल, मैं आपकी लास्ट बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि ब्रेन सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग ऑर्गन है पूरी बॉडी का। मैक्सिमम जो हमारे डिसीज़न्स रहते हैं, सारा काम और सबसे कम जो खोजा गया ऑर्गन है, वो ब्रेन ही है। अभी भी ब्रेन के बारे में लोग सबसे कम जानते हैं। राइट। तो ये फ़ैसिनेशन मुझे भी बचपन से ही था। डॉक्टर बनने का सपना शायद माता-पिता का दिया हुआ था मुझे और आगे जो न्यूरोलॉजी करी, वो इसी फ़ैसिनेशन के लिए करी। राइट। गुड। आई अप्रिशिएट। और एक्चुअली न्यूरोलॉजी में ये लोग ये कहा जाता है कि बहुत सारा डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल डिपार्टमेंट्स में एडवांसमेंट्स बहुत आगे गई है। बट ब्रेन ऐसा न्यूरोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है, देयर इज ए लॉट टू कम इट। सो बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। इवन अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत ज़्यादा आई आई थिंक जो ब्रेन मैपिंग वो सब कुछ करते, स्टिल वी आर ओनली वी नो अबाउट brain like around 20%, 30% only. There is a lot to come it. So that's how neurology is very interesting. हुँ, अभी Yep. बहुत कुछ आना बाकी है, Yeah, सही yeah, बात है, yeah. पिक्चर बाकी, ठीक है। दूसरा सवाल, व्हाई ब्रेन हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट? See, जस्ट में ब्रेन हेल्थ नहीं, एक्चुअली किसी बॉडी पार्ट का अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, मान लो हार्ट की भी प्रॉब्लम मानते हैं। सो हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, उसको चलते वक्त सांस फूलता है। आ, जब हार्ट अटैक होता है तो पेन होता है, ठीक है। पेशेंट आके बोलता है मुझे छाती में दर्द हो रहा है, या चलते वक्त सांस फूल रहा है, या पैर में सूजन है, तो वो महसूस करता है, ठीक है। हम लाइफ को डेफिनेशन मानते हैं कि कोई इमोशंस को महसूस करना, चेंजेस को लाइफ में, कोई भी चेंजेस है उसको महसूस करना, दिस इज एवरीथिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर ब्रेन हेल्थ अच्छा नहीं है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो लाइफ को महसूस नहीं कर पाएगा। अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है किसी को, मान लो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डिमेंशिया, उसको कुछ भी पता नहीं होता, हार्ट अटैक भी आ गया, फिर बोल भी नहीं सकता, पेन भी नहीं बोलेगा, है ना। सो एक्चुअली लाइफ इज इक्वल टू ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ है, कुछ हम कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, या लाइफ को किसी चीज को रिफ्यूज करना, गुस्सा करना भी एक पार्ट ऑफ ब्रेन की फंक्शन ही है। और ब्रेन एंड माइंड दोनों इंटरलिंक्ड है। हम बोलते हैं मेरा मन, हार्ट को दिखाते हैं, एक्चुअली मन ब्रेन में है। बहुत राइट। बढ़िया। मेरा भी यही मानना है कि एक्चुअली बाकी सारी चीज़ों के लिए हम लोग जागरूक हैं। जैसा कि हार्ट अटैक में लोग जागरूक हैं कि इससे जल्दी से तो उसको अस्पताल ले जाओ। साँस के लिए, फेफड़ों की बीमारी के लिए, किडनी के लिए इतने जागरूक हैं, बट ब्रेन के लिए एवरीथिंग इज़ नेग्लेक्टेड। अच्छा, सर दर्द हो रहा है, चलो 2 दिन दवा खा के देखते हैं। अगर टिकेगा या बढ़ेगा तब जाके सुबह मिल लेंगे। नींद नहीं आ रही, 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही है, तो उसपे भी एक मेडिकेशन ओवर द काउंटर जाके मेडिकल स्टोर से ले ली है। देन उसके बाद वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहे हैं। तो ब्रेन हेल्थ इज़ वेरी नेग्लेक्टेड, ऑल्दो ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का अपना प्ले करता ही करता है। तो इसीलिए डेफिनिटली इट्स टाइम कि ब्रेन हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए। वो ब्रेन जो स्ट्रोक है, हार्ट स्ट्रोक से मेरे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल इसी पे ही है कि अच्छा। स्ट्रोक के लिए है कि व्हाई टाइम इज़ ब्रेन जो कि हम लोग बोलते हैं। या जो इसी सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा इंटरलिंक करके बोलता हूँ जी। ब्रेन का, का जो स्ट्रोक है, इट इज नथिंग बट ब्रेन अटैक। जैसे हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक इज ब्रेन अटैक। बट हार्ट अटैक को वो लोग जितना इंपॉर्टेंस देते हैं नॉर्मल सोसाइटी में, ब्रेन अटैक को नहीं देते हैं। शायद हार्ट अटैक की वजह से शायद मे बी हाफ एन आवर 1 आवर में पेशेंट माइट डाई। ब्रेन अटैक एक बार आ गए, पेशेंट मरेगा नहीं, एट द सेम टाइम ही कैन नॉट लिव आल्सो। लाइफ लॉन्ग बेड पे पड़ा रहना पड़ता है। एक्चुअली पूरा फैमिली परेशान हो जाती है ब्रेन अटैक से, बिकॉज दैट पर्सन नीड्स एवरीवन सपोर्ट, डेली केयर करना पड़ता है। So I think it is most neglected part, brain health. इस पे So ध्यान इसको देना एड्रेस चाहिए। करना पड़ेगा। एंड या आई एम अगेन कमिंग टू दिस व्हाट टाइम इज ब्रेन, राइट। सी, हमारा ब्रेन अटैक के बारे में बोल रहा हूँ। जब भी एक ब्लड क्लॉट या खून की रुकावट होती है ब्रेन को, तब ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है,
every minute, almost 2 million neurons will die. So every minute it counts because जो ब्रेन की डैमेज होता रहेगा. सो एज पर द लिटरेचर हम 4 घंटे के अंदर कोई आते हैं तो हम उनको इमीडिएटली सीटी करके ब्लीडिंग रूल आउट करके उनको थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं. दैट देयर इज एन इंजेक्शन विच कैन ब्रेक ब्लड क्लॉट्स. सो वो हम देते हैं. अगर मोर देन 4 आवर्स, मान लो अप टू 24 आवर्स आल्सो, हम थ्रोम्बोलाइसिस करके ब्लड क्लॉट भी निकाल सकते हैं. दैट इज थ्रोम्बेक्टमी. अभी इतना ज़्यादा एडवांसमेंट्स, पहले ओनली 6 घंटे का बोल रहे थे, अभी 24 आवर्स तक उन्होंने एक्सटेंड किया है. सो यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव मेंशन टाइम. एंड जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कोई भी स्ट्रोक पेशेंट्स, उनको जनरल नॉलेज देने के लिए हम हमेशा निमोनिक याद रखने के लिए बोलते हैं. दैट इज बी बी फास्ट। फास्ट. सो बी मतलब बैलेंस, मतलब कोई अचानक बैलेंस में कोई प्रॉब्लम आ गया, लड़खड़ा रहा है चलते चलते वक्त, है ना. सो देन ई आइस, मतलब एक तरफ देखते वक्त एक एक तरफ विजन नहीं है, देख नहीं पा रहा है एक तरफ, या डबल विजन है ना. देन फेशियल वीकनेस, एक तरफ फेस वीक होना, एक तरफ मुंह टेढ़ा होना. देन आर्म, कोई आर्म वीकनेस या लिम्ब लोअर लिम्ब वीकनेस, पैर की वीकनेस है, आर्म वीकनेस, चल नहीं पा रहा है, उठा नहीं पा रहा है हाथ, है ना, पकड़ नहीं पा रहा है. देन देन एस स्पीच, दो बात करते वक्त लड़खड़ाना, या नेमिंग, कोई बोल नहीं पा रहा है, उस पेन को पेन नहीं, पेंसिल या कुछ और चीज से रिकॉग्नाइज करना, कई बार बोल नहीं पा रहा है, कई बार बात करते वक्त लड़खड़ा रहा है. सो एफेजिया, डिजार्थ्रिया, ये दोनों स्पीच में आता है. अगर स्पीच में भी प्रॉब्लम है तो सस्पेक्ट करना होगा, वो स्ट्रोक होगा. बी फास्ट में लास्ट टी है, दैट इज टाइम. सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये टी को लेके ही हम बोलते हैं ब्रेन इज टाइम. ओके, राइट. मतलब किसी को भी बी फास्ट के लक्षण हो, उसको तुरंत अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है. डेफिनेटली इन अर्जेंसी. तो हाँ, हमारे पास आगे के लिए हमारे पास ये है कि क्या हम स्ट्रोक को, कैन स्ट्रोक बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता है स्ट्रोक को? ऑब्वियसली, लाइक हार्ट डिसीज, ब्रेन डिजीज लाइक ब्रेन स्ट्रोक कैन बी प्रिवेंटेड अप टू 80% केसेस में. जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मोस्ट कॉमन स्मोकिंग है, टोबैको इन एनी फॉर्म, टोबैको इन एनी फॉर्म, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, है ना, डाइट प्रॉब्लम, जो लोग ज़्यादा ओबेस है ना, वो ओवर ईटिंग करते हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन. सो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स. सो जो लोग बीपी कंट्रोल करेंगे, बीपी फ्रीक्वेंटली चेक करना है, टैबलेट्स रेगुलरली लेना है. कई बार ऐसा होता है टैबलेट्स में कंट्रोल में है, टैबलेट्स लेते वक्त बीपी कंट्रोल में है, वो लोग अचानक दवाई कभी मिस कर देते हैं. सो देयर विल बी बीपी शूट अप, दैट कैन कॉज ब्लीडिंग आल्सो. सो केयरफुल रहना होगा. कई बार मेरा पेशेंट को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पानी पीने के लिए भी, जो माइग्रेन पेशेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं पानी पीने के लिए भी आप अलार्म रखो, वाटर अलार्म रखो. वैसे ही आप टैबलेट अलार्म आपको रखना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. विदाउट फ़ोन मुझे लगता है कोई पर्सन है ही नहीं है, इंसान है ही नहीं है. सो बेटर वो फ़ोन को अच्छे वे में यूज़ करो, टैबलेट्स के लिए अलार्म रखो. आपका मदर है, फादर है ना? तो वो लोग टैबलेट लेते हैं. अगर आपको आपको केयर करना पड़ा उनको, तो आप फ़ोन में अलार्म रखो. तुरंत मम्मी को, पापा को फ़ोन करके बोलना, "पापा बीपी का टैबलेट ले लो, पापा शुगर का टैबलेट ले लो." दैट माइट सेव देयर लाइव्स. ये बहुत कई अच्छी बार सलाह है ये, ज़रूर गौर करने लायक है, डेफ़िनेटली ये करना चाहिए. जो लोग दूर रह रहे हैं अपने माता-पिता से, वो डॉक्टर साहब की सलाह ज़रूर मानें. राइट. सो गिफ्ट देना केयर नहीं है एक्चुअली. गिफ्ट्स इज़ ए सिंपल टाइम बाउंड थिंग, बट डेली केयर करना सच में प्यार है. तो हमेशा के लिए केयर करना होगा ऐसा. उनका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको गॉड करना होगा. राइट. डेफ़िनेटली. और कुछ बातें एपिलेप्सी की हो जाएँ, तो या अब बताइए कि एपिलेप्सी से सरल भाषा में बाकी लोगों को क्या समझाना है? सी एपिलिप्सी या मे ऐसे सिंपल में, ब्रेन इज नथिंग बट करंट. हमारा ब्रेन में हमारा लाइफ जो है, हमारा प्राण जो बोलते हैं, वो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लो है
है ना? वो हमारा बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ठीक है? सो इन इन केमिस्ट्री व्हेन आई वाज़ रीडिंग कि हमारा लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है। सो कण-कण के बीच में सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस की चैनल है। वो हमारा पोटेशियम को और प्रोटॉन H प्लस को आयन्स को सेल के आउट, सेल की इन वो मूव करता रहता है। ऐसा हमारा बॉडी में पूरा इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन होती है। मज़िल होने दो, नर्व होने दो, हार्ट की मज़िल में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो से वो कांटेक्ट होती रहती है। सो ब्रेन में भी करंट है। सो कहीं बार किसी कारण की वजह से अगर इर्रेगुलर करंट फ्लो है, अ, वो करंट फ्लो कहीं बार इरिटेट कर देती है ब्रेन को। सो ब्रेन किस पार्ट को वो रिप्रेजेंट करती है, उस एरिया में ट्विचिंग आएगा। अगर पूरा ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्बेंस होगा तो पेशेंट को कॉन्शियसनेस चले जाता है। एट द सेम टाइम पूरा ब्रेन में इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस है, सो पूरा बॉडी पार्ट हिलेगा। सो डिपेंड करता है किस एरिया में वो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, उस एरिया की अकॉर्डिंग हमको दौरा में सिम्पटम्स आता है, दौरा में मूवमेंट्स आता है। मतलब मिर्गी जो है वो अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इलेक्ट्रिकल इन ब्रेन, डिस्चार्ज, राइट। उसकी सो वजह से मिर्गी का दौरा आता है। राइट, राइट, राइट। एक काइंड ऑफ हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं बाय बर्थ, कुछ लोगों को आता है बाय समटाइम्स स्ट्रोक के बाद आता है, समटाइम कोई कीड़ा इन्फेक्शन जस्ट ड्यूरोसिटी सर्कोसिस उसके बाद भी दौरा पड़ता है। सो ये सारे ब्रेन की इरिटेशन की वजह से होता है। देयर विल बी अबनॉर्मल करंट फ्लो, जो उसकी वजह से दौरा पड़ता है। ठीक है, बहुत राइट। अच्छा। अच्छा, एक ही चीज़ मुझे ये बताइए कि आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे, देयर इज़ हम अगर मिर्गी का दौरा किसी को पड़ रहा हो आपके सामने, तो फर्स्ट एड में आप क्या करेंगे? देखिए, डरना मत, बिकॉज़ इट इट इज़ नॉट कंटेजियस। जो स्प्रेड नहीं होता, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं होता है। तो हमारा कपाल के अंदर जो स्कल के अंदर जो ब्रेन है, वो ब्रेन के अंदर की इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो किसी और को स्प्रेड नहीं होगा, राइट? सो इमीडिएट केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दौरा पड़ता है, अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया और दौरा मूवमेंट्स की वजह से उसको डैमेज होगा, कुछ घाव या मतलब डिस ट्रॉमा होगा, उसकी वजह से उनको फर्दर हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। अगर किसी ने केयर किया होता, एटलीस्ट डैमेज उसका हाथ-पैर का डैमेज हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर किसी को आपके सामने दौरा पड़ा, तुरंत उनको सेफ ज़ोन में लेकर जाइए, जहाँ चाकू ना है, कहाँ जहाँ शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं है। सो अक्सर वहाँ लोग लेकर जाइए। मुँह में कुछ डाल देते हैं, वैसा नहीं नहीं, डालना नहीं, नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं। एक लेफ्ट और राइट से टर्न लेके उनको रोकना है, उनको पकड़ना है और मुँह में कुछ नहीं डालना। उँगली भी नहीं डालना, चम्मच नहीं डालना, क्लॉथ भी नहीं डालना। क्योंकि दौरा होते वक़्त क्या होता है कि ये मसल्स का पेशेंट को यूजुअली कॉन्शसनेस नहीं होगा उस टाइम पे। तो वो मसल्स एकदम कॉन्टैक्ट होता है, जा क्लेंच हो जाता है, जो कोई कोई भी अंदर रहेगा, मतलब उँगली भी डालोगे तो कट जाएगा। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एंड जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो थ्रोट में जा सकती है। दैट फर्दर कॉज़ डैमेज, कई बार साँस लेना भी मुश्किल हो जाएगा पेशेंट को। सो नेवर नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट इन द माउथ। आप वेट करो जब तक वो ठीक नहीं हो, वेट करो। और अनदर सजेशन, अगर जो दौरा पड़ रहा है वो पेशेंट प्रोबेबली ऑलरेडी नोन केस ऑफ सीज़र होगा, नोन केस ऑफ एपिलेप्सी होगा। सो डेफिनिटली आजकल मेरा पेशेंट्स को मैं स्प्रे प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ सर। वो दे विल कैरी इन देयर पॉकेट, है ना? अगर पॉकेट में कोई स्प्रे है, वो देख के आप नाक में भी आप स्प्रे कर सकते हो। उसमें एक बार लिखा होगा कि कोई इमरजेंसी में स्प्रे में डालने डालने के लिए उसमें लिखा होगा। सो आप कभी ऐसा स्प्रे मिलता है, नाक में स्प्रे डाल के भी देख लीजिए। और कोई अगर मोर देन 2 मिनट्स की अगर दौरा पड़ रहा है, लगातार ट्विचिंग चल रहा है, बेटर टू कॉल एम्बुलेंस, इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। सो मोर देन 2 मिनट्स की सीजर डेंजरस सीजर होती है। उनको तब कई बार वेंटिलेटर का, टेम्परेरी वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ सकता है। और अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने टर्न नहीं की या स्प्रे नहीं डाला या डॉक्टर को कॉल नहीं किया, उस वक़्त क्या होगा, पेशेंट को टंग बाइट हो सकता है, यो पेट में जो एसिड है वो लंग्स में जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड एस्पिरेशन न्यूमोनिया। वो लंग्स में वो एस्पिरेशन न्यूमोनिया ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो हाँ, अगर आप टाइमली एक्शन लोगे तो यू कैन सेव ए लाइफ। नहीं, डेफ़िनेटली। यहाँ पे भी टाइम ही का ही इम्पोर्टेंस है। राइट, राइट। ठीक है। अब हेडेक के बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं। तो बताइए, नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में क्या अंतर है? देयर इज़ नो नॉर्मल हेडेक। मैं भी ऐसे सोचता था व्हेन आई वाज़ नॉट इन न्यूरोलॉजी। हेडेक बेसिकली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
देयर आर मोर देन 300 वेराइटीज ऑफ हेडेक। 300 से ज़्यादा वेराइटीज ऑफ हेडेक्स हैं। वो 300 वेराइटीज में कहीं पे भी नॉर्मल हेडेक नहीं है, राइट? हेडेक है तो कुछ ना कुछ अंदर कारण होगा। मोस्ट कॉमन रीज़न है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, जो आजकल इतना जल्दी है लाइफ में, भागते हैं, टेंशन लेते हैं हर चीज़ का, है ना? स्ट्रेस लेते हैं, नींद की कमी है ना? सो इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में टेंशन हो जाता है, उसकी वजह से हेडेक आता है। सो इट इज़ टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। ये अदर सेकंड मोस्ट कॉमन है माइग्रेन हेडेक। सो इसमें भी बहुत सारा सब वेराइटीज़ है। लास्ट में अगर हो पाएगा, टाइम बचेगा तो मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें भी बहुत सारा सब वेराइटीज़ है। माइग्रेन सो के प्रमुख लक्षण, माइग्रेन को बाकी हेडेक से कैसे डिफरेंशिएट करें? सी ईच एंड एवरी हेडेक हैज़ देयर पेक्यूलियर सिम्पटम्स। माइग्रेन में बेसिकली 1-2 दिन पहले से उनको सिम्पटम स्टार्ट होता है। थोड़ा-सा इरिटेबिलिटी होगा, फैटिग होगा, बार-बार यॉर्निंग भी कर सकते हैं। सम पेशेंट्स को ऑरा भी होता है, जस्ट बिफोर हेडेक से स्टार्टिंग होने से पहले या हेडेक से ही स्टार्ट होता है, अप टू 1 आवर रहता है। जैसे धुंधलापन दिखना या लाइट जैसा दिखना। सम पेशेंट्स गेट अदर ऑरा टू, लाइक एक काइंड हाथ में वीकनेस होना। सो ऐसा वैरायटी ऑफ आरास है, ब्रेन स्टेम आरास, नॉजिया, डिजीनेस, ये सारे आरास होता है। देन हेडेक होगा, 4 आवर्स टू 72 आवर्स हेडेक, समटाइम्स इट कैन क्रॉस 72 आवर्स आल्सो। इट इज कॉल्ड स्टेटस माइग्रेनोसस, और वो इमरजेंसी होता है, उसमें एडमिशन करना पड़ता है। बट रिमेनिंग टाइम में यूजुअली 3 डेज तक वो रह सकती है। एंड नॉजिया, वॉमिटिंग, उसके साथ साथ फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, मतलब इंटेंस लाइट्स देखने से, आवाज सुनने से भी हेडेक स्टार्ट हो सकता है, हेडेक का इंटेंसिटी बढ़ सकता है। अभी रिसर्च में है, कुछ नई चीज़ ऐड होने वाला है, दैट इज़ आस्मोफोबिया, मतलब कोई गंदा स्मेल, मस्किटो स्प्रे, रबर बर्निंग, कवर बर्निंग, कोई ड्रेनेज स्मेल, किसी ने खाना जला दिया घर पे, या किसी ने गंदा डिओड्रेंट यूज़ किया है ना? ये सारे चीज़ों में कोई भी स्मेल दैट कैन इरिटेट योर ब्रेन, सो दैट कैन ट्रिगर माइग्रेन। सो ट्रिगर इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर ट्रिगर्स फॉर माइग्रेन, राइट? सो इसके साथ-साथ बहुत सारा है सिंपल, जब खाना नहीं खाते हैं, जब पानी भूख लगता है, प्यास लगता है, खाना पानी पानी मिस हो गया, 10-15 मिनट के हेडेक शुरू हो जाता है। इट इज़ अ ट्रिगर। जब धूप में जाते हो, हीट के साथ एक काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन फील करोगे, हेडेक, है ना? सो देयर आर सम टिपिकल ट्रिगर्स, और उसके साथ-साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा हमारे साथ, है ना? सो आपको भी बहुत सारे ट्रिगर्स के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट किए होंगे, है ना? बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ माइग्रेन्स आप देखा होंगे। हम सो यहाँ तो आजकल टेक वर्ल्ड में सबसे कॉमन है स्लीप डिप्राइवेशन। सबके जॉब के जो शेड्यूल्स हैं वही उल्टे हैं। लोग 11 से 3 वाली शिफ्ट कर रहे हैं, करेक्ट। 4 बजे सो रहे हैं, हुँ। तो हेडेक होना लाज़मी है। ये आजकल दिस टारगेट्स, समटाइम्स दे कैनॉट मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस। सो ऐसा सिचुएशन में हमको कंफ्यूज हो जाता है कि दिस पीपल रियली हैविंग माइग्रेन और टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। बट हाँ, टेंशन भी एक ट्रिगर है माइग्रेन का। जो लोग को ऑलरेडी माइग्रेन थ्रेशोल्ड कम होता है, हेडेक की थ्रेशोल्ड कम होता है माइग्रेन पेशेंट्स में, सो उन लोगों को थोड़ा टेंशन भी होने दो, इट ट्रिगर्स माइग्रेन। सो मैं बहुत सारे लोगों को माइंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बोलता हूँ। पेशेंट को कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, टेंशन को कैसे कम्बैट कम से करना कम है। अपनी बेसिक लाइफ की चीज़ें, जैसे खाना टाइम पे खाना, पानी प्रॉपर पीना 3 से यस, 4 लीटर यस। और नींद प्रॉपर लेना, 3 चीज़ें मैनेज कर लें तो शायद आधी बीमारियाँ वैसे ही ना हो। राइट, राइट, राइट। जो तो डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बचपन से आना चाहिए। आई थिंक आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स, कि हमारा बच्चों को बचपन से ही आप कुछ चीज़ ऐसा आदत करवा लो, डिसिप्लिन आदत करवा लो। डिसिप्लिन क्या बोलते हैं, डराने से नहीं होता है, बट समझाने से होता है। बचपन से ही आप जो फ़ॉलो करोगे, बच्चे वही फ़ॉलो करेंगे। सो आप भी वो डिसिप्लिन फ़ॉलो करो, ऑटोमैटिकली बच्चे भी आपको देख के सीख जाते हैं। बोलने से नहीं सीखते बच्चे, देख के सीखते हैं, बहुत अच्छी बात कही। राइट? अच्छा, एक बताइए कौन से हेडेक हैं जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए? तुरंत हमें उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि ये 300 वैराइटीज़ ऑफ हेडेक्स जो है, उसमें कुछ डेंजरस हेडेक्स भी है।
सिम्पटम ऐसा होता है एकदम सीवियर। ऐसा होता है कि मैं लाइफ में कभी उतना हेडेक को नहीं महसूस किया, और बार-बार वॉमिटिंग्स के साथ, कई बार एक तरफ वीकनेस हुआ, या सीवियर पेन इन द नेक एंड बैक, जो जिस एरिया में होता है, जो हमारा नेप ऑफ द नेक बुलाते हैं, सो उस एरिया से ऊपर तक ऐसे करंट शॉक जैसा सीवियर पेन होता है। ड्राउजीनेस मतलब जो सर दर्द के साथ पेशेंट पर्सन बेहोश हो रहा है, या दौरा पड़ा है, इसकी इट इज कॉल्ड माइग्रालेप्सी, दौरा पड़ा है, या एक तरफ वीकनेस है, ऐसा हेडेक्स को हमको छोड़ना नहीं है। रिकरेंट वॉमिटिंग्स, बुखार के साथ हेडेक, दौरा के साथ हेडेक, ये सारे चीज़ नेग्लेक्ट नहीं करना है। सो इस सारे चीज़ में हमको सिर्फ़ वो माइग्रेन नहीं हो सकता, कुछ और कारण भी हो सकता है। जैसे एक सिंपल एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को जो बॉल लग गया था, ही डाइड इमीडिएटली ऑन द ग्राउंड विथिन फ्यू मिनट्स आई थिंक। सो इट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन। बहुत सारे लोगों को जो वर्टिब्रल आर्टरी, जो खून को सप्लाई करता है हमारा ब्रेन को, वो नस की दीवार छिल जाती है। इट इज़ डिसेक्शन, ऐसा वो इमरजेंसी होता है वो, सो तुरंत ट्रीट करना होता है। सो ऐसा सिचुएशन को मिस नहीं करना होता है। जो ब्रेन में मेनिंजाइटिस, जो टीबी होने दो, बैक्टीरिया होने दो, वो ब्रेन का लेयर्स को भी इन्फेक्ट करता है। ऐसा सिचुएशंस को हम नेग्लेक्ट नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। स्ट्रोक में भी हेडेक आता है, सीवियर हेडेक। कई बार ब्लड वेसल फट गए अंदर, जो ब्लीडिंग आ गई, उसमें भी हेडेक होता हेडेक है। आता है। सो उस टाइम पे आपको पैरालिसिस भी होगा, दौरा भी आएगा। ऐसा सिचुएशन को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो जिसमें ब्रेन की जो अंदर हमारा स्कल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तब कॉन्शसनेस भी लॉस हो सकता है, बार-बार वॉमिटिंग्स भी आ सकता है सीवियर हेडेक के साथ। ऐसा सिचुएशन को हमको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। गुड। और कुछ बातें अब, हाँ, अल्जाइमर के बारे में। आजकल सबको मेमोरी यानी भूलने की परेशानी बहुत होने लगी है। आजकल यंग्स में भी उनको होने लगा है, उनको डर बैठ गया है कि शायद कहीं उन्हें अल्जाइमर तो नहीं डेवलप हो रहा। आप इस बारे में कुछ बताएं। या मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आई थी, एज अराउंड 35। उसने कोई मूवी देखी है अल्जीमर्स का। सो शी केम, सर मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ, बोल रही हूँ मुझे अल्जीमर्स तो नहीं है, वो मूवी में दिखाया था। अच्छा, मैंने बोला फेमस था अभी जो हाँ। बॉलीवुड मूवी आई थी, ओके। राइट, गुड, अच्छी बात है। कई बार मूवीज़ में ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आना चाहिए, तो लोगों को अवेयरनेस भी आ जाएगा, है ना? बट एक्चुअली व्हेन आई इंक्वायर्ड, मैंने पूरा हिस्ट्री लिया है इनकी। सो व्हेन आई इंक्वायर्ड, शी वाज़ एक्चुअली इन इंटेंस टर्मॉइल। उनको वो नोटिस पीरियड में हैं जॉब से, आजकल आईटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, नोटिस पीरियड्स दे रहे हो लोग। सेकंड थिंग, फैमिली में कुछ इश्यूज़ है, फादर का कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है ना? सो फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस शी गॉट दैट नेगेटिविटी। नाउ शी एक्चुअली डिप्रेस्ड, शी ओके, वाज़ एंग्ज़ियस तो एक्चुअली। इट्स सूडो डिमेंशिया सूडो डिमेंशिया, फ्रॉम द नींद नहीं डिप्रेशन। है ना? सो ऐसा सिचुएशन में क्या चल रहा है ना, कोई भी सामने कुछ चलता है तो उसका ध्यान वहाँ नहीं होता है, ध्यान भटक जाता है उसके, कि उसका फादर के पास तुरंत मन जाएगा, कई बार टेंशन माइंड में होता रहता है, बाहर सामने कुछ और इवेंट चलता होगा, बट इनका माइंड किसी और जगह पे है। सो अटेंशन की कमी। हाँ, उस टाइम पे मेमोरी कैसे बनेगी? व्हेन यू गिव अटेंशन, व्हेन यू रिकॉग्नाइज इट समथिंग इज हैपनिंग, एंड वो अपने दिमाग में लिया है, तभी तो मेमोरी बनेगी। मेमोरी पर। सो मेमोरी तो बन नहीं रहा है, सो हाउ कम इट इज ए मेमोरी प्रॉब्लम, राइट? सो आपको बेसिक ये प्रॉब्लम, ये सीनियर इसलिए बताया था कि आजकल सूडो डिमेंशिया जो आप बता रहे थे, सो मोस्ट कॉमनली एंग्जायटी, मोस्ट कॉमन एंग्जायटी, स्लीप डिप्रिवेशन। जब स्लीप रात में नहीं है, सुबह ध्यान कैसे रखेंगे, है ना? ऐसे ही टेबल पे सो जाते हैं काम करते-करते, हैं? सही बात। और बहुत सारा बीमारी, अदर स्ट्रोक भी है ना? अ, कई बार अल्कोहल लोग लेते हैं, उसमें उसका असर, बैड 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 इफेक्ट्स उसका भी है। सुबह ड्राउज़ीनेस होता है डे टाइम में। देन विटामिन विटामिन कमी, डेफिशिएंसी हाँ, है, बी थायराइड ट्वेल्व प्रॉब्लम्स बी ट्वेल्व है की ना? कमी हो। मैं एक पेशेंट को देखा था, शुगर पेशेंट है। शी वाज़ ऑन मेडिकेशंस, शी वाज़ डेवलपिंग दिस मेमोरी प्रॉब्लम। बाद में मैं जब इंक्वायरी किया है इन्वेस्टिगेशंस में, शी यूज्ड टू हैव शुगर लेवल बिलो 60। शी वाज़ टेकिंग ओवरडोज़ ऑफ मेडिकेशंस, वो चेक नहीं करती थी शुगर का।
सो माता जी बोल रही थी कि मुझे ड्राउजी फील होता है, आई एम मिसिंग द इवेंट्स, मुझे याद नहीं रहा है। क्योंकि वो ड्राउजी हो जाते, शुगर डाउन हो गया तो ब्रेन का काम कम हो जाएगा। ऑब्वियसली दे कैन नॉट रिमेंबर, रिमेंबर राइट? बेसिक। सो देयर आर सो मेनी सेकेंडरी कॉजेस। सो उसके लिए हमको पहले आप हर 360 डिग्री से पेशेंट का हिस्ट्री से लेके इन्वेस्टिगेशंस तक हमको पूरा एज ए डिटेक्टिव हमको इंक्वायरी करना पड़ता है। सो डिमेंशिया एट ए सिंपल थिंग हमको बार-बार इंक्वायरी करना होता है। ये सिंपल हम रिकॉग्नाइज़ करने के लिए बोलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन, ये कौन है, ये कौन है? आज सुबह क्या खाया है? कल क्या खाया है? या कोई मेहमान आए थे घर पे, सो हम क्रॉस चेक करते हैं रिलेटिव से। सो इफ एवरीथिंग इज़ फाइन, वी जस्ट अवॉइड स्ट्रेस। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा, एमआरआई सब कुछ हम देखते हैं, कोई ऐसा इवेंट हुआ है ना? आजकल कोई तो नई ड्रग्स भी आ गई डिमेंशिया के लिए? यस, यस। Though these drugs are actually groundbreaking, बट हाँ, दे आर नॉट क्योर, बट वी हम अभी मान लीजिए पहला कदम ये है ना। सो इसमें डिनोनुमैब, राइट, लाइकेनुमैब, these two drugs are already available in एफडीए ने US अप्रूव and करी। Singapore. FDA approved है। I think Denomab is already reached India in few weeks, few months. Lecanemab also will come. These drugs to be given in early Alzheimer's. ओके। Early Alzheimer's. See, first, whenever patient have dementia, सो डिमेंशिया का सिम्पटम्स हमको डिमेंशिया इज ए अम्ब्रेला टर्म। सो डिमेंशिया में सिर्फ मेमोरी नहीं होता है, सिर्फ मेमोरी नहीं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब कोई बिल पे करना है या फोन को रिचार्ज करना है या किसी फ्रेंड को कॉल करना है तो नंबर ढूंढ के कॉल करना है, दिस आर ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। वो कर पा रहा है कि नहीं, कैलकुलेशंस कर पा रहा है कि नहीं, लैंग्वेज फंक्शन, देन ओरिएंटेशन, ये सब कुछ हम देखते हैं, बिहेवियर भी देखते हैं जो पहले से अभी कोई चेंज हुआ, ये सब कुछ, ये सारे डोमेन्स में अगर इन्वॉल्व है, सो किस डोमेन में इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है, वो देख के हम डिसाइड करते हैं वो डिमेंशिया है कि नहीं। ओके। फिर डिमेंशिया में देयर आर सो मेनी सब कैटेगरीज, दो अल्जीमर्स इज वेरी कॉमन डिमेंशिया, बहुत सारा अलग डिमेंशियाज भी है, ट्रीटेबल डिमेंशियाज भी है। सो अगर अल्जीमर्स हमको डायग्नोसिस हम करते हैं तभी हम ये ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डायग्नोसिस कंफर्म करना है, देन ओनली वी कैन गिव दिस मेडिकेशंस, मेडिकेशन। दैट टू इन अर्ली स्टेजेस। एडवांस्ड अल्जीमर्स में अभी कोई वो ड्रग्स नहीं आया, अभी रिहैबिलिटेशन ही हम प्रेफर कर रहे हैं। सो होपफुली फ्यूचर में उनके लिए भी ड्रग्स आ सकता, डेफिनेटली। राइट? अच्छा, कुछ बातें अब पार्किंसन के बारे में। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हर जो ट्रेमर हो रहा है, हाथ हिल रहा है, वो पार्किंसन की शुरुआत हो गई है। इसके बारे में राइट, कुछ बताएं। राइट। Recently I saw a patient with tremor. Uh, his father had tremor, and he was told that probably आपका फादर को पार्किंसंस थे, क्योंकि उस टाइम उस जमाने में डॉक्टर्स कोई न्यूरोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, अभी तो न्यूरोलॉजिस्ट बहुत सारे लोग हैं, उस टाइम पे कोई न्यूरोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, ये लोग गांव में थे, सो उनको पता नहीं था। बट अभी रिसेंटली किसी ने बोला कि शायद उस पापा को भी ट्रेमर था, वो पार्किंसंस था, आपको भी ट्रेमर है, सो आपको भी पार्किंसंस होगा। सो उसकी मन में डर बैठ गए, टेंशन हो गया माइंड में, है ना? ही केम टू मी, मैंने पूछा था, आर यू ए स्मोकर? मैं बोला था यस, आई एम ए स्मोकर। जो चलते वक्त सांस फूलता है? हाँ फूलता है, उसके लिए दवाई भी चल रहा है। एक्चुअली ही इज ए पेशेंट ऑफ सीओपीडी। ओके। सो ही वाज ऑन नेबुलाइजेशन। सो नेबुलाइजेशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली ले रहा था, दैट नेबुलाइजेशन कॉजेस ट्रेमा, ड्रग इंड्यूस्ड ट्रेमा। और सेकंड, मैंने बोला था उसको, भाई आपका ड्रग की वजह से ट्रेमर है, राइट? और अ, हमारे पास यंग पेशेंट्स भी आते हैं, उनको दोनों हाथ में ट्रेमर होता है, उसका फादर को भी सेम ट्रेमर था। सो बट इनका रिमेनिंग कोई सिम्टम्स नहीं है पार्किंसंस की। क्या सिम्टम्स नहीं है? चलते वक्त स्लोली चलना, स्लोनेस इन डेली एक्टिविटीज, ओके, रिजिडिटी, टाइट होना, थोड़ा हाथ पे थोड़ा टाइट रिजिड फील करना, है ना? सो बाकी ट्रेमर के ट्रेमर भी वहां पे रेस्टिंग ट्रेमर होता है, पिल डोजिंग, बट इनको लिखते वक्त, कोई ग्लास पकड़ते वक्त वो ट्रेमर आ रहा था। दिस इज एसेंशियल ट्रेमर। सो पार्किंसंस का अदर जो सिम्टम्स मैंने बताया था वो नहीं है, सो प्रोबेबली एसेंशियल ट्रेमर। सो सम पेशेंट्स हैव सिंपल एंग्जाइटी में भी ट्रेमर होता है ना? सो आई होप आपने कुछ और
इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा देखा आपने एक ट्रेमर्स? B12 या पोस्ट थायराइड, थायराइड उसमें भी या हाँ। हाइपरथायरायडिज्म, हम्म। उसमें भी एकदम हार्ट हार्ट बीट तेजी से चलती है, एक काइंड ऑफ एंग्जियस स्टेट में रहता है पेशेंट, और और हाथ में एग्जाइटी ट्रेमर ही होता रहता आजकल है। मोस्ट कॉमन हो रहा है, क्योंकि इतना टेंशन है, ये इतना वो है। जब परफॉर्मेंस एग्जाइटी इसको हम लोग बोलते हैं, तब हो जाता है फिजियोलॉजिकल ट्रेमर, बोलते हैं हम लोग, एनहांस्ड फिजियोलॉजिकल ट्रेमर। राइट। और एक मस्ट एंड शुड पॉइंट है, जो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आजकल। आई डोंट नो, हमारा एजुकेशन तो ऐसा नहीं बताया, कोई भी साइंस भी ऐसा नहीं बोलती है, ये मॉडर्नाइजेशन है, सब लोग करते हैं। दारू इतना ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल इतना ज़्यादा पीते हैं, उनको एक दिन अल्कोहल मिस हो गया ना, हाथ में ट्रेमर आ जाएगा। अल्कोहल पीने से वो ठीक होगा, मतलब अल्कोहल ब्रेन को कमांड कर रही है उनको, डिपेंडेंस, राइट? एडिक्शन। एडिक्शन। सो दीज आर ऑल द थिंग्स एक्चुअली। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, बी केयरफुल। फर्स्ट टाइम है, मेरा दोस्त बोल रहा है, सब बोल के अल्कोहल नहीं लेना, पीयर स्मोकिंग प्रेशर। नहीं लेना। हाँ, जो गलत है वो गलत, राइट। और एक लास्ट आखिरी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल बहुत हल्ला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट। सबकी नौकरियां खा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आपके न्यूरोलॉजी में प्रोस्पेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल अच्छा है कि बुरा? सी, जैसे मैं पेशेंट्स को पहले बोलता था कि आप गूगल में देके ट्रीटमेंट मत लेना, राइट? गूगल मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स भी लेकर आता है, डायग्नोसिस नहीं कर पाएगी, स्पेशली न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में मैं आपको बताया था, इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस आया है, विदाउट कंप्लीट इंक्वायरी, डॉक्टर्स एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस बनना मुश्किल है न्यूरोलॉजी में। देन एआई, एआई इज नॉट फुल प्रूफ, व्हाट इज इट, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। इट इज जस्ट एक असिस्टिंग डिवाइस जैसा, मान लीजिए एक असिस्टिव थिंग है वो शायद थोड़ा सा क्लूज दे सकता होगा, but it is not foolproof. It never become a DM doctor. It never become an MD doctor. It never become a doctor. It just आपको suggestions दे सकता है, but AI को हम इसीलिए यूज कर रहे हैं because to save time. बेसिकली हमको हेल्प थोड़ा मिल जाता है उससे, टू टू रीड द ईसीजीस, रेडियोलॉजी में एमआरआई को रिपोर्ट करने में, है ना, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। बट ऐसा नहीं है दे आर ये इज एक्यूरेट, नहीं, ये कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता है ना, इन एटलीस्ट इन मेडिकल फील्ड। सो हर चीज में आप ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा, फुल प्रूफ जैसा एक्सेप्ट नहीं करना है। बट स्टिल व्हेनेवर आई सी, आजकल आपने देखा होंगे कि एआई रीडिंग समथिंग, हम्म। हमारे मेडिकल के वो में मैं कभी कभी डिफरेंशियल आप में वो देखता हूँ। हेडेक के लिए वो डिफरेंशियल में ही एक वो ट्यूमर बता देते हैं। मरीज, पेशेंट वैसे ही परेशान हो जाता है कि हाँ, हाँ मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, उससे ब्रेन हेडेक हो ट्यूमर। रहा है, हाँ, जबकि होता है उसको नॉर्मल माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक वो है। देख के ही पेशेंट आधा मर जाता है, राइट? बात सही। सो बहुत सारा गलत इंफॉर्मेशन भी हमने देख रखा है, पेशेंट्स वो लेकर आते, सर मेरा यही बोल रहे हैं। गूगल सो आई है। एडवाइज, प्लीज डोंट गो थ्रू गूगल, डोंट टेक एआई सपोर्ट इन मेडिकल एडवाइसेस एटलीस्ट। ये जान का मामला है, मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम है ये, सो ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। या रिमेनिंग थिंग्स में यू कैन ट्रस्ट, उसमें कुछ गलत भी होगा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, बट हेल्थ या लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में आप यही को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, गुड। राइट? चलिए कुछ रैपिड फायर है आपके लिए, है ना? चलिए बताइए, विच विच वन न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी एवरी पेशेंट और एवरीबॉडी शुड नेवर मिस और एवरी डॉक्टर शुड डायग्नोज? सी, इमरजेंसी विच इज ट्रीटेबल स्ट्रोक, अगर मिस किया है लाइफ लॉन्ग बेड पे रहना पड़ सकता है लोग, पेशेंट। सो पूरा फैमिली पैरालाइज हो जाएगा। डोंट थिंक दैट एक पेशेंट पैरालाइज होगा, पूरा फैमिली पैरालाइज हो जाएगी, अच्छा, राइट? एक लाइफस्टाइल हैबिट जो सबको अडेप्ट करनी चाहिए? डेली एक्सरसाइजेस, एडिक्वेट स्लीप, मेंटेन मेंटल पीस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, हैव गुड फैमिली लाइफ, गुड रिलेशंस, टॉक पॉजिटिव। गुड। और एक अगर इन्वेस्टिगेशन जो बेस्ट बोले हम लोग ब्रेन के लिए, वो क्या? एमआरआई, ऑब्वियसली एमआरआई।
बट सो आजकल एमआरआई में लोगों को बड़ा डर लगा रहता है कि दे आर वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक कि नहीं कराएँगे एमआरआई, और अंदर मशीन में जाने से डिफरेंट वॉइसेस से डर लगता है उसमें। तो उसके लिए कुछ सुझाव? सी एमआरआई एक्चुअली इतना सेफ इन्वेस्टिगेशन है। रेडिएशन नहीं होता है, इवन प्रेग्नेंट्स को भी, बच्चों को भी हम एमआरआई करवाते हैं। सीटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 400 एक्सरेज विच इज हैविंग रेडिएशन। और हम यूजुअली सीटी एंड एक्सरे बोन एंड ब्लड के लिए करते हैं, बीबी, ओके, बोन और ब्लड। बट एमआरआई में आपको सारे चीजें अच्छे से दिख जाएगा, स्लाइस बाय स्लाइस। इनफैक्ट जब भी आप एमआरआई के पास जाते हो, इसको आपको देखना चाहिए कि एक मेडिकल वंडर है। आपको एक्चुअली एक, जैसे आप मंदिर को रिस्पेक्ट देते हो, उतना रिस्पेक्ट आपको एमआरआई को देखना चाहिए, है ना? विदाउट एनी कटिंग सेक्शन, विदाउट पुटिंग एनी ब्लेड, इट कैन रीड एंटायर टिश्यूज। ब्रेन का डेफिनिटली। पैरेंकाइमा से लेके ब्रेन के अंदर पानी, ब्रेन की कवरिंग, स्कल, जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, मसल्स, नर्व, सारे उसमें दिख और जाता आजकल है। की मशीनें भी तो आजकल ओपन एमआरआईज़ अवेलेबल हैं, यस, और यस, पहले तो पूरी बड़ी वाली गैंट्री टनल जैसी होती थी, अब तो खाली बस एक रिम है, राइट, जो कि हेड के चारों तरफ घूमती है और स्कैन निकाल लेती है। राइट, राइट, करेक्ट। ठीक है। सो अच्छा, ओपीडी में आप क्या प्रेफ़र करते हैं, कॉफ़ी और टी? दिन में 2 ही बार लेता हूँ। यूजुअली आई प्रेफर कॉफ़ी। बट कभी मन करा, जैसे आपके जैसा मेहमान आ गया हमारे पास, हम प्रेफर करते हैं उनको जो पसंद है। गुड। ठीक है। अच्छा, एक गेस्ट बाकी लोग को, जनता को एक कोई मैसेज देना चाहते हो वर्ल्ड ब्रेन डे के उपलक्ष्य में, तो क्या देंगे आप मैसेज? हमेशा थोड़ा अवेयरनेस डेवलप करना आपको, डिमेंशिया के बारे में, स्ट्रोक के बारे में, देन रिमेन स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप अवेयरनेस डेवलप करो। सिर्फ ये आपके लिए नहीं, आपका परिवार के लिए भी कभी ना कभी यूज़ हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो हम दोनों ने दो बहुत सारे पेशेंट्स को आजकल फिलिक्स में ऑलमोस्ट 7-8 केसेस को हमने लास्ट 2-3 मंथ्स में हमने थ्रोम्बोलाइज़ किया है। वो सब उनको सबको जानकारी था। मुझे अच्छा लगा वो सुन के तभी आ कि भी पाए हम सर मरीज। स्ट्रोक है, हमको लग रहा था एक तरफ वीकनेस है, स्ट्रोक लग रहा था सर, हमने लेकर आए। हमने देखा है 4 घंटे के अंदर आना है, हमने सर 1 घंटे में आ गए। सो दे हैड गुड रिकवरी आल्सो। देखो, आई थिंक ये सबको जानकारी होना चाहिए। टाइम इज़ कोई बात नहीं, आपको सही बात। डिमेंशिया डायग्नोस करना मुश्किल है सबको, इवन मेनी डॉक्टर्स स्ट्रगल, है ना? बट आपको सस्पिशन है, तुरंत चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। क्या पता वो ट्रीटेबल डिमेंशिया हो, वो तुरंत ठीक भी हो सकता है दवाई से। राइट। सो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है। लाइफ को आप डिवाइड करो। वर्क और लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है सबको। मेरा एडवाइस है, फैमिली को टाइम दें। फैमिली के साथ कुछ पॉजिटिव मोमेंट स्पेंड करो, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए 60 इयर्स होने के बाद पीछे देखने से पूरा वर्क ही वर्क है, फैमिली नहीं है, मेमोरीज नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिविटी क्रिएट करो, अच्छा रिलेशन मेंटेन करो। आप अगर अच्छा रिलेशन मेंटेन करोगे, एक अच्छा फैमिली बनेगी। एक ऐसा 10-15 अच्छा फैमिली से हमारा सोसाइटी बनता है। ठीक डेफिनिटली। है? राइट। ओके, थैंक यू डॉक्टर श्रीनिवास। या लास्ट इतने मेरा तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपको भी है। बिल्कुल, 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 सो मैं आज तक कोई हमारा व्यूअर्स के लिए कोई इंटरेस्टिंग केसेस आज आज तक आपने कोई देखा होगा तो बता दीजिए। हाँ, बहुत सारे थे इंटरेस्टिंग केस। हाँ, कुछ केसेज़ हैं जो हार्ट टचिंग हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल का केस था, उसमें एक बेचारी यंग फीमेल थी, एंड शी गॉट डिलिवर्ड। बेबी बॉय हुआ था और डिलीवरी के तुरंत बाद ही उसको फिट्स आ गए थे। कारण जो उसको फिट्स का था, वो था उसको ब्रेन में सीवीटी, सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया राइट, था। प्रेगनेंसी में कॉमन, प्रेगनेंसी में यस, कॉमन होता है, यस, हाइपरकोगुलेबिलिटी से हो जाता है। उसके बाद वो लगातार फिट्स पे थे, शी गॉन टू द वेंटिलेटर। बट हम लोग को भी लग रहा था कि किसी तरीके से उसका जो फादर थे, यानी जो उनका पति था, वो इतना था कि किसी ने अभी तक अपने बच्चे को भी नहीं देखा, इसके लिए इतना सफ़र किया इसने, 9 महीने रखा, और अब ये ऐसी हालत में हमें भी लग रहा था किसी तरह इसको हम लोग कोमा से बाहर निकाल लें ताकि अपने बच्चे को देख पाएँ, और वो भगवान की दया से, बाकी टीम की मेहनत से हो भी पाया, और हमने उसको सेव किया, कोमा से बाहर आई। अपने अभी वो भी अपने बच्चे और अपनी फैमिली के साथ हँसी-खुशी है। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन टू दैट फैमिली आल्सो। वो फिलिक्स टीम और बाकी लोगों का है, आप लोग का ही साथ है।
वेरी नाइस। आप कुछ बताइए अपने लाइफ में कुछ ऐसा टचिंग केस? ये बहुत सारा आजकल इवॉल्विंग डिसऑर्डर जो है ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस, ऑटोन। जो हमारा बॉडी में किसी वायरस से या किसी कारण से एंटीबॉडीज बन जाता है, वो हमारा ओन ऑर्गन को, हमारा सेल्फ सिस्टम्स को अटैक करता है, जैसे ब्रेन को अटैक करता है, इसको ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, है ना। ऐसा केस मेरे पास आया था। दैट पेशेंट इज, आई थिंक ही इज 19 ईयर्स ओल्ड। उसको इंजीनियरिंग सीट मिला था। ही वाज इन चंडीगढ़। वहाँ जाके ही डेवलप्ड अबनॉर्मल बिहेवियर। काउंसलिंग हो गया था। ही वाज गोइंग टू जॉइन द कॉलेज। ही वाज वेरी हैप्पी। फैमिली सब लोग हैप्पी थे। उनको कॉलेज तक छोड़ने के लिए भी आए थे। Then he developed abnormal behavior. Initially, they thought that maybe he was afraid of joining college. Then they given counseling. Then initially they went to psychiatry. है ना, वो उसके बाद साइकेट्री में डेवलप्ड एजिटेटिंग बिहेवियर, सो उनको एडमिट किया है। एजिटेटिंग बिहेवियर, ही वाज लाइक ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। सो उनको किसी को समझ में नहीं आया, सो दे हैव एडमिटेड, रिस्ट्रिक्ट करके रखा था उनको 3-4 दिन। 3-4 दिन के बाद ही डेवलप्ड हाई ग्रेड फीवर। सो दे थॉट दैट ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, इसकी वजह से फीवर आया है। सो धीरे-धीरे से उनको दौरा पड़ना शुरू। दे इनिशियली थॉट दैट साइकियाट्री की प्रॉब्लम की वजह से वो बॉडी मूवमेंट्स चल रहे हैं, बट बट ये ऑटो एंटीबॉडीज थे। then that patient eventually shifted to 3 hospitals. In the second hospital, he went on to ventilator. So after almost 18 days of suffering, they shifted to our hospital. There, uh, we diagnosed him having this problem, which is very rare. And at that time, almost 2 years back story, at that time we have sent the samples to Mumbai. So वहाँ पे रिपोर्ट आने में 1 to 2 weeks लगता था। मीनवाइल पेशेंट्स को यहाँ पे दौरा पड़ रहा है, कंटिन्यूस ट्विचिंग मूवमेंट्स इवन ऑन वेंटिलेटर। सो हमने एडवाइस किया, सर रिपोर्ट तक हम वेट नहीं कर सकते हैं, हमको ऐसा मेडिकेशन देना होगा। दैट मेडिकेशन इज ऑब्वियसली कॉस्टली मेडिकेशन। सो उनका 3 हॉस्पिटल घूमने की वजह से पूरा इंश्योरेंस खत्म हो गया था। सो व्हाट वी डिड कि हम विद कंसेशन हॉस्पिटल थी, हम उनको कुछ दोनों कोई डोनेट करने वाले होते हैं, उनको सारे हमने कंसल्ट करवाया उन्होंने। सो उनसे उनके थ्रू हमने इंजेक्शंस मंगवाया। देन आफ्टर 3 days ऑफ इंजेक्शन हिज सीजर्स गॉट कंट्रोल्ड। Then he came out of ventilator also, but he was drowsy and he developed that abnormal behavior, reverse। जो सीजर के पहले abnormal behavior आया था, वो फिर वापस वापस आ गया। behavior आ गई। हाँ। ही उसने अपना ओन लिप टंग को उसने खुद ही काट दिया। सो उससे इतना ज्यादा ब्लीडिंग आया, वो ब्लीडिंग पूरा लंग्स में चला गया। अगेन उनको वेंटिलेटर में डालना पड़ा। विथ इन दैट सिचुएशन, विथ नो मनी इन हैंड्स, पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर। In that situation, patient has been taken to AIMS. Patient was in the queue line. Then they got the report from Mumbai that the report is positive. With immense trust, they came back again to our hospital. Then we treated him completely. It took almost 1 to 2 months for complete recovery. बिकॉज़ ऑफ कांस्टेंट सीजर्स, बार-बार दौरा पड़ने की उसकी जॉ डिस्प्लेस हो गया था। जॉ एकदम मुँह खोल के रखा था, उसको हम बोटॉक्स इंजेक्शन भी देना पड़ा। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 months, नाउ ही इज़ वेल एंड गुड। नाउ 6 months हो गया है, तो 6 months के बाद नाउ ही जॉइन्ड कॉलेज। स्टिल देयर पेरेंट्स स्टिल कम, जस्ट दे जस्ट वांट टू मीट मी एवरी टाइम टू एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड। वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देता है। बट जस्ट ये केस मैंने इसलिए बताया था कि ऐसा केसेस भी है, ऐसा बीमारियाँ भी है। न्यूरो इज़ रियली टफ। डेफिनेटली एंड फैसिनेटिंग आल्सो। फैसिनेटिंग है। राइट। ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू डॉक्टर श्रीनिवास थैंक आज के इस टॉक के लिए। एंड आज फिर वर्ल्ड ब्रेन डे पर मैं सब दर्शकों को कुछ आपको बातें, कुछ वार्निंग साइंस ब्रेन जब खराब हो रहा हो उसके लिए सीखने को मिला होगा। और हम लोग ऐसे ही आप लोगों से मिलते रहेंगे और फिलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से आपको ज्ञान की बातें बताते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।